बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। देखो, पहला सवाल वो आपको विद्युत धारा की परिभाषा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? विद्युत धारा की परिभाषा। तो क्या लिखा है? किसी काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। जैसे क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो अपने पास ये कोई चालक है, अपने पास क्या है, कोई अपने पास कोई मान लो एक ये अपने पास एक चालक है। क्या है? ये कोई अपना एक चालक है। ये मान लो मेरे पास क्या हो गया, एक चालक हो गया। और ये चालक इसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो एक ऐसा चालक है, इसको बोला जाता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? किसी भी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, किसके? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रति एकांक समय में जितना आवेश गुजरता है उसी आवेश को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। सुनना अच्छे से। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, किसके? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? अगर मैं औसत धारा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? औसत धारा के फॉर्मूला की बात करता हूँ, तो कुल आवेश बटा कुल समय। तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं किसी तात्क्षणिक धारा की बात करता हूँ, तो कैसी धारा की बात करता हूँ? तात्क्षणिक धारा का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तात्क्षणिक मतलब अपन क्या लेते हैं? टाइम इंटरवल बहुत कम लेते हैं, तो उस धारा को कौन सी धारा बोलते हैं? तात्क्षणिक धारा। औसत धारा किसको बोलते हैं? जिसमें टाइम इंटरवल अपन बहुत बड़ा लेते हैं। टाइम इंटरवल अपन क्या लेते हैं? बहुत बड़ा। तो आपको धारा की परिभाषा पता होनी चाहिए। धारा क्या बोलोगे? किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? औसत धारा। और आई एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला कितना होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। सुनो, आपको क्या सवाल देगा? क्यू का आपको फंक्शन दे देगा, टी का क्या दे देगा? क्यू कुछ भी दे देगा, 2t² प्लस 4t-8 कूलाम। क्या किसी भी चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा समय पर इस प्रकार से निर्भर करती है। और पूछेगा t = 2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करो। धारा का कौन सा मान ज्ञात करो? तात्क्षणिक। तो तुमको पता है आई का मान किसके बराबर होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। और क्यू का आप टी के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन। तो कितना हो जाएगा? 4t + 4 कितने सेकंड पे? 8 सेकंड पे। तो 8 + 4 कितना? धारा का मान कितना एम्पीयर आ जाएगा? 12 एम्पीयर। कितना एम्पीयर आ जाएगा? धारा का तात्क्षणिक मान कितना आ जाएगा? 12 एम्पीयर। और इसी सवाल में अगर आपको पूछे धारा का औसत मान याद करो, तो औसत मान में आपको दो समय देगा। क्या देगा? सवाल दे देगा t = 0 सेकेंड और t = 1 सेकेंड के मध्य धारा का औसत मान याद करो। तो औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, धारा अदिश राशि होती है। मैंने क्या बना दिया? सदिश बना दिया क्या? गलत है। देखो, क्या निकालो? धारा का औसत मान। क्या निकालो? सवाल देगा आप धारा का एवरेज मान निकालो। तो एवरेज मान का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब Q2 - Q1 अपॉन कितना हो जाएगा? T2 - T1। Q2 का मतलब कितना है? T = 1 सेकेंड पे आवेश की मात्रा। Q1 कितना है? T = 0 सेकेंड पे आवेश की मात्रा। T2 कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है। और T1 क्या सेकेंड है? 0। ये जो आपको पहला टाइम दिया इसको T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? T1। दूसरा टाइम दिया इसको क्या मान लेते हैं? T2। तो बताओ मेरे को, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 की वैल्यू मतलब आवेश की मात्रा t = 0 पे। यहाँ t = 0 को, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा? तुम कहेगा सर Q1 का मान आ जाएगा -8 कूलाम। Q2 का मान कितना आ जाएगा? तुम कुछ नहीं, t की जगह 1 रख दो तो कितना हो जाएगा? 2 + 4 6 - 8 6 - 8 कितना हो जाएगा? -2 कूलाम। और T1 T2 हो गया। तो आप यहाँ से औसत धारा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा?
Q2 यानी -2 माइनस माइनस 8 कितना हो जाएगा +8 अपॉन T2 - T1 1 - 0 और कितने एम्पियर आ जाएगी औसत धारा कितने आ जाएगी 6 एम्पियर। कितना आ जाएगी औसत धारा 6 एम्पियर आ जाएगी। औसत धारा भी पूछ सकता है, तात्क्षणिक धारा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। धारा की परिभाषा क्या होती है, धारा का मात्रा क्या होती है, धारा की विमा क्या होती है, धारा कैसी राशि होती है, और आपको क्यू का फंक्शन देके औसत धारा पूछ सकता है आपको, या फिर आपको औसत, जब भी औसत धारा पूछेगा तो समय के कितने मान देगा 2 मान देगा। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यानी Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1। यहाँ से आप Q1 निकाल सकते हो, Q2 निकाल सकते हो, या आपको क्या पूछेगा तात्क्षणिक धारा पूछेगा, और आप आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हो। अगला चीज़ देखो, अगली चीज़ क्या है, किसी भी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गमन करते हैं, और ये जिस वेग से औसत वेग से गमन करते हैं उस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं क्या है, जब किसी भी चालक पर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो चालक के अंदर मौजूद उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्या करते हैं गमन करते हैं, और उनके वेग को कौन सा वेग बोला जाता है अपवहन वेग बोला जाता है। कैसे, इसके बारे में अपन कुछ बात करते हैं। देखो क्या, मान लो ये कोई, मान लो एक चालक है, ये अपना एक क्या हो गया, ये अपना एक मान लो आपका एक चालक हो गया। क्या हो गया एक चालक, ये अपना क्या हो गया बच्चों एक चालक हो गया। क्या हो गया एक चालक हो गया। अब देखो ये अपना एक मान लो क्या हो गया, ये अपना एक क्या हो गया बच्चों, ये अपना एक चालक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं अपन, चालक बना रहे हैं। 1 मिनट रुकना। ये क्या हो गया चालक। जब किसी भी चालक को अपन किसी बैटरी से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं अपन, किसी भी चालक को जब अपन किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने इस चालक को माना, ये अपन इस चालक को किससे जोड़ रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं, एक बैटरी से। किससे जोड़ रहे हैं, चालक को एक बैटरी से जोड़ते हैं। जब कभी भी किसी भी चालक को अपन एक बैटरी से जोड़ते हैं तो इस सिरा, ये सिरा क्या हो जाएगा हाई वोल्टेज पे, ये सिरा कौन सा वोल्टेज पे हो जाएगा लो वोल्टेज पे। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की उधर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र। और चालक के अंदर बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र। चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगेगा बल, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगेगा बल। और सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से क्या करने शुरू हो जाते हैं गमन करने शुरू करते हैं। और इसी वेग को अपन कौन सा वेग बोला जाता है अपवहन वेग VD बोला जाता है। ये आपको डायग्राम आना चाहिए। जब किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है। क्या जाता है, एक विद्युत क्षेत्र। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और सभी इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। और उसी वेग को कौन सा वेग बोला जाता है अपवहन वेग। कौन सा वेग बोला जाता है अपवहन वेग। ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। किसका, VD का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ये आप ऐसे लिख सकते हो, अपवहन वेग है तो कैसी राशि है, अपवहन वेग एक सदिश राशि है। तो क्या लिखोगे VD वेक्टर बराबर -E/m कितना होता है -E/m, और पीछे कौन सा वेक्टर आ जाएगा E वेक्टर। ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती हैं विपरीत। और अगर केवल अपन परिमाण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं परिमाण, तो परिमाण में कभी भी अपन नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं। परिमाण कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर परिमाण हो जाएगा E अपॉन कितना हो जाएगा M, E अपॉन कितना हो जाएगा M। ये आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इधर बताता हूँ, अपवहन वेग, कौन से वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या होता है विपरीत। और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है -E/m इंटू क्या होता है E वेक्टर। और अगर मैं अपवहन वेग के परिमाण की बात करता हूँ तो परिमाण का फॉर्मूला सिंपल कितना हो जाएगा
ई टो अपॉन एम इंटू कितना हो जाएगा ई। ये आपको आना चाहिए। अपन पहले बात कर चुके हैं, बहुत सारी अपन ने की है डेरिवेशन, आपको आता होगा। अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर आपको पता है, मैंने बताया था अपव्यय वेग वी डी का फॉर्मूला होता है, वी डी बराबर कितना होता है म्यू ई, और यहाँ से म्यू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन कितना हो जाएगा ई। अगर विद्युत क्षेत्र का मान एकांक कर दूं तो अपव्यय वेग को क्या बोला जाता है गतिशीलता बोला जाता है। तो देखो एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपव्यय वेग के परिमाण को क्या बोला जाता है गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता का फॉर्मूला कितना हो जाएगा म्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल आप क्या लिखोगे वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। और गतिशीलता का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये गतिशीलता का मात्रक बच्चों बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। और इसकी आपको विमा भी निकालनी आनी चाहिए। किसकी विमा, गतिशीलता की विमा, मात्रक, सब कुछ आपको आना चाहिए। ये अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध हजारों बार आ चुका है। आई बराबर एन ई ए वी डी। अगर ए को आई के नीचे लेके चला जाऊंगा तो आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए को क्या बोला जाता है धारा घनत्व है। धारा घनत्व कितना हो जाएगा जे बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए क्या हो जाएगा वी डी। और अगला संबंध अपव्यय वेग और विभवांतर में संबंध होता है, वी डी बराबर ई टो अप ई कितना हो जाएगा, देखो ई टो अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल होता है, कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट संबंध है, किसके मध्य संबंध है अपव्यय वेग वी डी और किसके मध्य विभवांतर, कितना हो जाएगा याद रखना, इसके मध्य संबंध होता है ई टो अपॉन एम इंटू वी बटा एल, वी बटा एल। ये किसके मध्य संबंध हो गया अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अगर मान लो अगर अपने कितना विभवांतर लगाया वी विभवांतर लगाया, और अगर अपन को चालक की लंबाई कितनी है एल है, तो आपको पता है ई का मान कितना होता है वोल्ट पर मीटर, यानी वी बटा एल। और ई की जगह वी अपॉन एल लिखूँ तो वी डी का मान किसके बराबर आ जाएगा, वी डी का मान आ जाएगा ई टो अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल। ये हो जाएगा विभवांतर के मध्य संबंध। किसके मध्य संबंध, विभवांतर। ये तीनों संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपव्यय वेग और धारा के मध्य संबंध, अपव्यय वेग और धारा घनत्व के मध्य संबंध, और अपव्यय वेग और विभवांतर के मध्य संबंध, और ये वाला अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। ये चारों संबंध आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर ओम का नियम के अनुसार क्या बोला था, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के विभवांतर के क्या होना चाहिए, विभवांतर क्या होता है समानुपाती। लेकिन चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, तापमान हो गया, वो क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। तो ओम का नियम क्या है, वी समानुपाती आई, या वी बराबर आई आर, या आर आई। आर एक समानुपाती नियतांक है, जिसको क्या बोला जाता है चालक का प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चालक का प्रतिरोध। और आर का मात्रा क्या होता है ओम, या आर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। एक आर का मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ओम को अपन क्या लिखते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या वोल्ट इंटू एम्पियर इनवर्स। यहाँ से भी आपको हजारों सवाल मिल जाएंगे। कैसे सवाल मिलेंगे तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे सवाल मिलते हैं। ग्राफ से सवाल बनेंगे। किससे सवाल बनेंगे, ये मान लो आपको ग्राफ देगा ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, ओम के। अगर यहाँ आपको V दे दे, यहाँ आपको I दे दे, और आपको सिंपल सा क्या बोले, और एक आपको ये आपको ग्राफ दे दी वी और ओम का, जो ओम के नियम का पालन करता है उसका वी आई ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा आता है। वी और आई के बीच का ग्राफ दे दे और ये एंगल थीटा दे दे, और पूछे प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है, तो प्रतिरोध का मान हमेशा याद रखना होता है टेन थीटा के बराबर। अगर ग्राफ किसके बीच का हो, वी और आई के बीच का ग्राफ हो। अगर ग्राफ वी और आई के बीच का ना हो के अगर आई और वी के बीच का ग्राफ दे दे, किसके बीच का ग्राफ दे दे आपको, अगर ग्राफ आई और वी के बीच का दे दे, किसके बीच का दे दे, आई और वी के बीच का, तो देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या पॉइंट हो जाएगा, आई और वी के बीच का ग्राफ अगर आपको दे दे, यानी ये अक्ष आपको आई वाली दे दे, कौन सी अक्ष दे दे, ये अक्ष आई दे दे, और ये अक्ष वी दे दे, और ये एंगल आपको थीटा दे दे, तो यहाँ पर आर का मान किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। और एक चीज़ आपको और पूछ सकता है और बता सकता है, क्या दे सकता है, इस एक तरीके से ग्राफ का एक सवाल और घुमा सकता है, कुछ नहीं सिंपल सा आपको देगा, और क्या देगा, दो ग्राफ दे देगा, वी और आई का ग्राफ दे देगा,
और ऐसे आपको 2 ग्राफ दे देगा मान लो। और क्या पूछेगा, ये मान लो दे देगा Ix और ये आपको दे देगा Vx। 2 स्थितियाँ, एक आपका T1 टेम्परेचर पे है और एक आपका T2 टेम्परेचर पे है। और एक का प्रतिरोध, एक ग्राफ का प्रतिरोध का मान R1 है और एक का किसका मान है R2। तो कौन ज़्यादा होगा, R1 ज़्यादा होगा R2। तो याद रखना जो Vx के पास होता है ग्राफ वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो R2 का मान R1 से क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब तापमान भी कौन सा ज़्यादा होगा, T2 टेम्परेचर T1 से क्या होगा, ज़्यादा। एक ही धातु है, क्या है, एक ही धातु। T1 टेम्परेचर पे उसका प्रतिरोध कितना है R1 और T2 टेम्परेचर पे उसका प्रतिरोध कितना है R2। और ये इसका ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्राफ। और पूछेगा कौन ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है। तो आपको बताना आना चाहिए जो Vx के पास होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और प्रतिरोध कब बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है। इसका मतलब तापमान T2 ज़्यादा होगा और T1 क्या होगा, कम। ऐसे सवाल आपसे होने चाहिए। अगला देखो, अगला क्या लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी चालक का प्रतिरोध R बराबर कितना होता है, ml/ne² इंटू ए इंटू कितना होता है, टो होता है। ये आपको पता, इंपॉर्टेंट सवाल है, आना चाहिए। आर का मान, किसका मान, किसी भी चालक का प्रतिरोध आर का मान। देखो ये आया कैसे, आपने एक संबंध पढ़ा होगा, मोस्ट पॉपुलर संबंध होता है किसी भी चालक की प्रतिरोधकता, क्या, रो का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होता है, m/ne² टो। ये क्या होती है, किसी भी चालकता का फॉर्मूला होता है, किसी भी चालक के प्रतिरोधकता का फॉर्मूला कितना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगले पेज पे लेते हैं। किसी भी चालक की प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है m/ne² और क्या होता है, टो होता है, क्या होता है, टो। और आपको पता है किसी भी चालक का, अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर का फॉर्मूला होता है ρl/a, ρl/a। तो यहाँ से बताओ रो का मान किसके बराबर आ जाएगा, तुम कहोगे सर रो का मान आ जाएगा RA/L के बराबर। ये रो का मान इस समीकरण में रखूँ कितना आ जाएगा, तुम कहोगे सर RA/L बराबर m/ne² कितना हो जाएगा, टू। और यहाँ से R का मान किसके बराबर आ जाएगा, R के मान आ जाएगा ml/ne² टू इंटू कितना हो जाएगा, ए। ये रिलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी चालक के प्रतिरोध का फॉर्मूला है, किसके फॉर्मूला है, प्रतिरोध। यहाँ टो क्या होता है, विश्रांति काल, एल क्या होते हैं, चालक की लंबाई, एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन क्या होता है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ए क्या होता है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला संबंध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों संबंध आपको आने चाहिए। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपके दिखने में ऐसे हैं लेकिन सवाल बनते हैं इनसे। देखो किसी भी चालक का प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है, इंपॉर्टेंट है। ताप में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉन टक्कर कैसे करते हैं, फटाफट जल्दबाजी में करते हैं। तो दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय जिसको विश्रांति काल बोलते हैं, विश्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। और विश्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान में वृद्धि करने के साथ हमेशा क्या करता रहता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि अपन तापमान बढ़ाएंगे तो किस में, विश्रांति काल घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की टक्कर जल्दी होगी। और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल। टक्कर जल्दी होगी तो विश्रांति काल घटेगा, और विश्रांति काल घटेगा तो अपन का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और आपको पता है किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर एक नियतांक इसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। रो को चालक की प्रतिरोधकता या क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। और रो का मान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ कि रो का मान केवल पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जबकि किसी भी तार के प्रतिरोध का मान लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान केवल किस पे निर्भर करता है,
केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे। और कोई पूछे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए तो क्या लिखोगे, जे बराबर सिग्मा ई, और सिग्मा को इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, जे बटा सिग्मा, और एक बटा सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एक बटा सिग्मा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या है, जे बराबर सिग्मा ई, और यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा, 1 सिग्मा इंटू जे, और एक बटा सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं, रो, या फिर ई बराबर रो जे। ये बताओ दोनों नियम क्या कहलाते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। कौन सा रूप कहलाता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, आपको आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र और प्रतिरोधकता में संबंध ये होता है, और चालकता और धारा घनत्व में संबंध ये होता है। इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। वो अनेक पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते, उसको अनओमीय युक्तियाँ कहते हैं, और इनके वी आई ग्राफ कैसा नहीं मिलता है, सरल रेखीय नहीं मिलता है। और आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी चालक का T1 टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे प्रतिरोध R है, और T2 टेम्परेचर पे प्रतिरोध का मान कितना है, R2, और संबंध क्या होता है, R2 बराबर R1, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब कितना होता है, डेल्टा टी मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1, और अल्फा को बोला जाता है पदार्थ का क्या बोला जाता है, ताप गुणांक। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक बोला जाता है। अल्फा को बोला जाता है किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप क्या बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। इसका मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार नंबरिकल आ चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास में। ये संबंध होता है। चालकों में ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान में क्या होती है, वृद्धि, जबकि अर्धचालकों और विद्युतरोधी में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती हैं, घटती हैं। अगला देखो, प्रतिरोधक का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन आपको आता है। खुले परिपथ में अगर सेल खुले परिपथ में हो तो इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता को ही क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए। अगर सेल बंद परिपथ में है तो अर्थात सेल में क्या बह रही है, धारा बह रही है। बंद परिपथ मतलब सेल में क्या बह रही हो, धारा बह रही हो, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य की वोल्टता को कौन सी वोल्टता बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध मैंने बताया था। अगर किसी भी सेल का प्रतीक होता है सिंपल, ये तो सेल का हो जाएगा विद्युत वाहक बल, और ये सेल का क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। अगर सेल खुले परिपथ में, सेल में कोई धारा नहीं बह रही है, ये सेल के दो टर्मिनल कहलाते हैं, ए और बी सेल के क्या कहते हैं, टर्मिनल, और इनके बीच की जो भी वोल्टता होगी इसको कौन सी वोल्टता बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। कौन सी वोल्टता बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। जब सेल खुले परिपथ में हो, कोई धारा नहीं बह रही, तो वी का मान किसके बराबर होता है, ई के बराबर। लेकिन जब सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, क्या हो, सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज, सेल से धारा बाहर निकल रही हो, सेल से धारा क्या निकल रही हो, बाहर, ये सेल के क्या कहलाते हैं, टर्मिनल। और इनके मध्य की वोल्टता कौन सी वोल्टता कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता वी कहलाती है। और इस टाइम वी का मान कितना हो जाएगा, इस टाइम वी का मान हो जाएगा वी माइनस आई आर। और अगर सेल आपका आवेशित हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, ये आपका ई और ये आपका आर, इसका मतलब धारा आपके प्लस से एंटर हो रही हो, कहाँ से एंटर हो रही हो, प्लस। और इस टाइम सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर कितना, इन जिसको अपन टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं, कितनी हो जाएगी, वी का मान हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो सवाल पूछेगा किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। किस केस में, जब सेल क्या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो। क्या किसी सेल में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से कम हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। कब, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। किसी सेल में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर होती हैं, हाँ होती हैं। कब, जब सेल क्या हो, खुले परिपथ में हो। और याद रखना, सेल के अगर सेल श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, E1 प्लस E2। और तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2। अगर सेल बंद परिपथ में हो तो आपका सेल का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, E1R2 प्लस E1R1 सॉरी E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये समांतर क्रम के लिए। और समांतर क्रम के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा,
R1R2/R1 ये भी आपको सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेल का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन। देखो, सेल जब आवेशित हो रहा हो तो उस टाइम उसकी टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से क्या होती है, ज़्यादा। सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध कितना होता है, तो तुम कहोगे V बराबर E माइनस कितना होता है, IR। जब सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, सेल क्या हो रहा हो, निरावेशित हो रहा हो। और जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य की वोल्टता को कौन सी वोल्टता बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। ये होगी अपना सेल का। अगला अपन कुछ और समरियाँ देखते हैं। देखो, ये अपन की सेल के बारे में। अब अपन कुछ किरचॉफ के नियम की थोड़ी बहुत समरी देख लेते हैं। और इस समरी, इतनी समरी आप आराम से पढ़ लो ना एक बार फटाफट स्पीड में 2x की स्पीड पे, तो आपका हो जाएगा। देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट किस बात पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। इसको कौन सा नियम बोलते हैं, संधि का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। अगला नियम जिसको कौन सा बोलते हैं, लूप नियम, किस पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में, बंद परिपथ में सभी विभव पतनों का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में आपको पता है उनकी भुजाओं के आनुपातिक, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक समान। आपको पता है आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोधों का गुणनफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मीटर सेतु आपके कोर्स में नहीं है, पीछे वाले आपका कोई भी आपका टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए, किरचॉफ के दोनों नियम पता होना चाहिए। और आपको एक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कौन से सेतु के बारे में, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। देखो, मैं आपको एक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताता हूँ। ये आपको मान लो एक व्हीटस्टोन सेतु दे दिया, क्या दे दिया, ये आपको एक व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या दे दिया बच्चों, ये आपको एक व्हीटस्टोन क्या दे दिया, सेतु दे दिया। क्या दे दिया, व्हीटस्टोन सेतु। इस भुजा का एक कुछ प्रतिरोध है, कुछ प्रतिरोध इस भुजा का है, कुछ प्रतिरोध इस भुजा का है, और 4 भुजाएं होती हैं। और यहाँ पर क्या लगा दी जाता है, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ क्या लगा दी जाती है, बैटरी। क्या लगा दी जाती है, बैटरी। एक कुंजी यहाँ पे लगी होती है और एक कुंजी के कहाँ पे लगी होती है, गैल्वेनोमीटर पे। इसको मान दे दिया P Q, और इसको नाम दे दिया मान लो R, और इसको नाम दे दिया S। और अगर अपन का ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित होती है IG का मान कितना हो जाएगा, 0। और संतुलन की अवस्था में देखो P/Q का मान, किसका, P/Q का मान होता है S/R के बराबर। या अपन लिख सकते हैं PR का मान किसके बराबर होता है, QS के बराबर। यानी आमने सामने की भुजाओं का वज्र गुणन एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। इतना आपको आना चाहिए। और ये नीचे वाले व्हीटस्टोन सेतु वगैरह आपके कोर्स में नहीं है। आपको किरचॉफ के दोनों नियम के बारे में आइडिया होना चाहिए और व्हीटस्टोन सेतु का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। और इस चैप्टर में इतना ही है, इतना आप पढ़ लोगे तो काफ़ी है, सवाल बन जाएगा। सवाल कोई भी अपने थ्योरी से बाहर जाने वाला नहीं।